गुड मॉर्निंग टू ऑल। भारत के भूगोल की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम जिस विषय को ले रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है पर्यावरण और पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से, या हम ये कहें कि भारत के अंदर वन जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए विभिन्न समय समय पर जो प्रयास किए गए हैं उनका आज हम इस विषय के अंदर अध्ययन करेंगे। साथ ही वो एरियाज जिनको हमने बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में या सेंचुरी के रूप में या नेशनल पार्क के रूप में, टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट जो प्रोजेक्ट है, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे शामिल करेंगे। साथ ही जो जैव विविधता से जो जुड़े हुए विषय हैं, या भारत के अंदर वैश्विक जो हॉट स्पॉट्स है उसके अंदर कितने हॉट स्पॉट भारत में पाए जाते हैं, हॉट स्पॉट होते क्या हैं, जैव विविधता के संरक्षण के दृष्टिकोण से इनका क्या इम्पोर्टेंस है, इन सभी विषय को हम ये जो टॉपिक हमने लिया है, जो संरक्षित जो क्षेत्र है या जिसको हम कहते हैं, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है प्रोटेक्टेड जो एरियाज हैं या संरक्षित क्षेत्र हैं, उनको हमने यहाँ पे शामिल किया है। यह जो विषय है, अगर हम इस विषय को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखें या महाविद्यालय की जो परीक्षा है उस दृष्टिकोण से देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण है। साथ ही जो नेट की एग्ज़ाम होती है या स्टेट्स के अंदर जो सेट की एग्ज़ाम होती है, वहाँ पर इस विषय से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और ये ऐसा विषय है जिसके अंदर समय समय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा इन जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जो संवेदनशील क्षेत्र होते हैं उनको संरक्षित क्षेत्र के अंदर घोषित किया जाता रहा है। और ये जो क्षेत्र हैं, चाहे वो वनोन्मूलन के दृष्टिकोण से या जो जंगली जो जीव जंतु हैं उनके शिकार के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उद्देश्य ही इन क्षेत्रों को संरक्षित करते हुए वहाँ पाए जाने वाली वनस्पति और जीव जंतुओं के को संरक्षण प्रदान करना होता है। साथ ही इन संरक्षित जो क्षेत्र हैं जिनकी हम विषयवार बात करेंगे, वो किस तरह से मनुष्य और पारिस्थितिकी के बीच में एक संतुलन की स्थिति बनी रहे, एक आमोद प्रमोद की स्थिति बनी रहे, उन सब चीज़ों को इन संरक्षित क्षेत्रों के अंदर पर्यटन की अनुमति देना या विभिन्न जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, कुछ इस तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो कि सराउंडिंग्स के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं उनकी संचालन की जो परमिशन भी सरकार के द्वारा वहाँ प्रदान की जाती है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ परमिटेड नहीं होते। तो जो आज हमारा जो विषय है इसको हम अब विस्तृत चर्चा करेंगे। संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरियाज, वो क्षेत्र जो जहाँ पर मानवीय गतिविधि हो कह लीजिए या प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है, जहाँ पर उनका ह्रास हो रहा है, और उन क्षेत्रों का संरक्षण अति आवश्यक होगा जिससे कि हम एक संतुलित पारिस्थितिक विकास की बात कर सकें, पर्यावरण को संरक्षित कर सकें, जिससे मनुष्य और पर्यावरण के बीच के अंदर एक संतुलन की स्थिति बनी रहे। तो इसलिए इन संरक्षित क्षेत्रों का अध्ययन करना अत्यधिक आवश्यक होता है। यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो वन्य जीव जो अभयारण्य होते हैं, तो ये जो वन्य जीव जो अभयारण्य की जो संकल्पना है, ये जो सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया, और इसके अंदर राज्य सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि वो जीव जंतुओं के संरक्षण के दृष्टिकोण से उन क्षेत्रों को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित कर सकती है। अगर इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो एक जीव जो अभयारण्य होता है एक ऐसा क्षेत्र होता है जो जीव जंतुओं के जो आवास है, हैबिटाट है, उसको, उसके आसपास का जो एरिया होता है उसको संरक्षण प्रदान करना, बाह्य जो गतिविधियां हैं उनको प्रतिबंधित करना, जिससे कि उसको संरक्षित कर उसके एक प्राकृतिक वातावरण के अंदर विकास की एक सुरक्षित अवस्था के अंदर ले जाना इसका उद्देश्य है। भारत के अंदर अभी लगभग 543 वन्य जीव अभयारण्य हैं जो कि विभिन्न जो राज्य हैं वहाँ देखने को हमें मिलते हैं। तो इन वन्य जीव अभयारण्य को जो प्रोटेक्टेड करने का जो अधिकार है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा राज्य सरकारों को प्रदान किया गया है। अब जब अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अभयारण्य, अभय प्लस अरण्य, यानी कि
घूम सके जानवर, मतलब बिना बाधा के एक वन के अंदर जो जीव जंतु हैं उनका एक स्वतंत्र विचरण हो सके। और इसके अंदर जो सरकार होती है और या अन्य कोई भी संस्था है उसको द्वारा संरक्षित वन, पशु विहार, पक्षी विहार को अभ्यारण्य के रूप में हम उसके अंदर शामिल करते हैं। उद्देश्य की बात पूर्व में हमने की कि पशु पक्षी वन संपदा को संरक्षण प्रदान करना, विकास करना, शिक्षा और अनुसंधान के लिए भी इन क्षेत्रों को प्रोत्साहन किया जाता है, जिससे कि जो विशिष्ट जो जीव जंतु या वनस्पति होती है जो जिनका ह्रास हो रहा है उनको एक संरक्षण और उस अनुसंधान के द्वारा उसको पुनर्जीवित किया जा सके। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार स्थापित किए जाते हैं। इसके अंदर यहाँ नेशनल पार्क भी बात की है और हमने वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं उन दोनों की हमने यहाँ पर बात की है। अब जो नेशनल जो पार्क है उसकी अगर हम बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा कुछ क्षेत्रों को, ये विशेषकर ये जो अधिकार होता है, इस अधिकार को जो केंद्र सरकार होती है वो विभिन्न जो एरियाज हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर सकती है। तो ये जो अधिकार है ये भी आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा ही प्रदत्त किया गया है। उद्देश्य यही है कि पारिस्थितिक जीव जंतु जिस इकोलॉजी या इकोसिस्टम के अंदर वो जीव जंतु सर्वाइव करते हैं वहाँ जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को, भूआकृतिक व जलीय महत्व के कुछ क्षेत्र होते हैं जैसे वेटलैंड्स की अगर हम बात करते हैं उनको संरक्षण प्रदान करना, और उस संरक्षण को प्रदान करने के लिए उसको एक राष्ट्रीय संपदा, एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर कुछ गतिविधियों को वहाँ पे प्रतिबंधित किया जाता है जिससे कि उसको संरक्षण प्रदान किया जा सके। ये जो है, ये अगर इसका कंपैरेटिव स्टडी करें कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल जो पार्क होते हैं उसमें क्या अंतर होता है, तो यहाँ एक बड़ा अंतर ये देखने को मिलता है कि जो वन्य जीव अभयारण्य की तुलना के अंदर जो नेशनल जो पार्क होते हैं उसमें अधिक संरक्षण जो है वो प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो मानवीय गतिविधियां जो एक सीमित आधार पे वन्य जीव जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में परमिटेड होती है, यहाँ पर उस तरह की परमिशन राष्ट्रीय उद्यान के अंदर प्रदत्त नहीं होती है। यहाँ पर जंतुओं का शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। यहाँ पे जो उस नेशनल पार्क के अंदर जो वन्य जीव है उनको ही चारण का अधिकार है, ग्रेजिंग का अधिकार है, लेकिन जो बाह्य जो है जो पशु होते हैं, जो पालतू पशु होते हैं या जिनको पशु चारण के लिए लोग लेके जाते हैं वो पूर्णतः इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर प्रतिबंधित होता है। साथ ही यहाँ पर किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान की पेरिफेरी के अंदर या उसका जो डिफाइन एरिया होता है उसमें अतिक्रमण का जो है वो किसी भी स्थिति में अधिकार देय नहीं होता है। वर्तमान के अंदर 2019 की जो स्थिति थी उसके अनुसार भारत में लगभग 105 नेशनल पार्क हैं। कुछ नेशनल पार्क्स की बात हम यहाँ पे स्टेट वाइज करना चाहेंगे क्योंकि पूरों को तो हम यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के अंदर जो विभिन्न स्टेट्स के अंदर, अब यहाँ हमने जो स्लाइड में आपको दिखाया है ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के अंदर जो नेशनल पार्क है। जैसे जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं दाजिग्राम, सलीम अली और हेमिस, वो तो इस तरह के जो नेशनल पार्क की जो स्थितियां हैं यहाँ देखने को मिल रही है। किश्तवाड़, अगर यहाँ हम बात करें हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल के अंदर पिन वैली, आपके इंद्रकीला, किरगंगा, सिम्बारा, ग्रेट हिमालयन, ये इस तरह के नेशनल पार्क की स्थितियां हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर दूधवा नेशनल पार्क है। उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे गंगोत्री, गोविंद पशु, नंदा देवी, राजा जी, जिम कॉर्बेट, वैली ऑफ फ्लावर। ये कई बार वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ मिलता है नेशनल पार्क है। नंदा देवी नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क की स्थिति कौन से स्टेट में, मैच द फॉलोइंग के जो सवाल आते हैं वहाँ पे भी यहाँ बात की जाती है। हरियाणा की बात करते हैं सुल्तानपुर एक फेमस नेशनल पार्क है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो रणथंबोर एक नेशनल पार्क है। साथ ही मुकुंदरा जो हिल्स है इसको भी उसके अंदर डिफाइन किया गया है। सरिस्का है, केवलादेव जो घाना जो सेंचुरी है उसकी बात हमने यहाँ पे की।
अब इसके अलावा जो कुछ स्टेट नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की अंदर जो नेशनल पार्क है उनकी हमने यहाँ बात की है। जैसे कि नागालैंड में इताकी है, मणिपुर में केबुलामजाओ है जिसको हम फ्लोटिंग पार्क के नाम से भी जाना जाता है, तैरता हुआ जो उद्यान है। तो ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर केबुल लामजाओ के बारे में काफ़ी बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे ब्लू माउंटेन है, ये एक बार यूपीएससी के अंदर जो मैप होता है उसके अंदर फिल करवाया गया था। तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशंस होती हैं जो नक्शे के माध्यम से हमें, जैसे आसाम की बताएं, मानस है, नामेरी है, काजीरंगा है, दिब्रू सिखोवा है, ये इस तरह के, ये औरंग है। तो मेघालय की बात करें, नोकटेक नेशनल पार्क है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो बुक्सा नेशनल पार्क है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जालातपुरा है, सिंगालिया है, और सुंदरवन और न्योरा वैली है। तो ये जो नेशनल पार्क्स हैं, ये आप लोगों को, जैसे बिहार की बात करें तो वाल्मीकि है, तो और सिक्किम के अंदर कंचनजंगा नेशनल पार्क है। तो ये जो नेशनल पार्क की जो विभिन्न जो स्टेट्स के अंदर स्थिति है, तो ये बड़ा इंफॉर्मेटिव होता है कि आप जाके खुद भी एक बार इनको मैप के अंदर देखें, तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर कौन से स्टेट के अंदर कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है, उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। ये जो गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा के अंदर जो नेशनल पार्क हैं, जैसे सिमलीपाल और भितरकनिका, ये नेशनल पार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको आप एक बार गो थ्रू हो जाएं, और मैं ये स्लाइड्स आपको शेयर भी करूंगा। तो इन नेशनल पार्क से आपको बहुत सारे सवाल, ये भारत के अंदर जो साउथ इंडिया के अंदर जो महत्वपूर्ण जो नेशनल पार्क है उनको मैंने यहाँ दिखाया है। तो जैसे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली केरल के अंदर है, मुंडई नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है। एक तरह से ये जो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का ये ट्राइंगल सा जो बनता है, यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क एक जगह, उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो एक स्टेट के अंदर पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं होती। एक से अधिक स्टेट्स के अंदर इन नेशनल जो पार्क्स हैं उनका जो विस्तार है वो देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के अंदर इंद्रावती नेशनल पार्क है, तो ये संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र के अंदर है। एमपी की बात करें, पेंच है, कान्हा है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ये बांधवगढ़ है, शिवपुरी है, वन विहार, ये जू की बात सतपुड़ा है, लिटिल रनकुछ जो गिर है नेशनल पार्क है, और डेजर्ट नेशनल पार्क। वैसे डेजर्ट नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क के रूप में डिफाइन नहीं है, लेकिन ये राजस्थान के अंदर एक नेशनल पार्क की स्थिति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। जैसे हमने बताया, कॉर्बेट है, वैली ऑफ फ्लावर है, ग्रेट हिमालय, हेमिस हाई अल्टीट्यूड के ऊपर जो हेमिस नेशनल पार्क है। यहाँ हमने कंचनजंगा की बात आपसे की, एक नेशनल पार्क है। नामदफा जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, काजीरंगा आसाम के अंदर, मानस की बात करी, सीहोर की बात हमने की, जो यहाँ आपके नागालैंड के अंदर देखने को मिलता है। केबुल लामजाओ मणिपुर के अंदर हमने देखा जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो इनके बारे में अभी यहाँ हमने पहले भी अभी थोड़ी बात की कि नेशनल पार्क और जो अभ्यारण्य होते हैं उसके अंदर क्या अंतर होता है। तो जैसे मैंने बताया था, वन्यजीव अभ्यारण्यों के अंदर मानवीय गतिविधियों को परमिशन दी गई है, परमिटेड है, जबकि नेशनल पार्क जो होते हैं वहाँ पर पूर्णतः ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परमिशन नहीं दी जाती। जो सेंचुरीज जो होती हैं, वो अभ्यारण्य जो होते हैं, वहाँ शिकार अनुमति के बिना निषिद्ध है। यानी आप यहाँ कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर परमिशन दी जा सकती है बिना परमिशन के लिए, लेकिन यहाँ चराई, मवेशियों की आवाजाही की परमिशन जो अभ्यारण्य होते हैं वहाँ होती है, जबकि नेशनल जो पार्क्स होते हैं वहाँ पे शिकार, चराई ये पूरी तरह प्रतिबंधित रहते हैं। तो ये हमने नेशनल पार्क्स की बात की। अब यही सी प्रोटेक्टेड जो संरक्षण जो एरियाज होते हैं, जैसे हमने अभ्यारण्य को ले लिया, हमने राष्ट्रीय पार्क को ले लिया, उसी तरह से जो संरक्षण रिजर्व होते हैं, जो सामुदायिक कम्युनिटी जो रिजर्व होते हैं, उनकी भी हम यहाँ बात करना चाहेंगे। ये उस तरह की श्रेणी के अंदर हम इनको शामिल करते हैं जो वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में लेके आए थे। उसके अंदर इनका प्रावधान जो सामुदायिक रिजर्व है, संरक्षण जो एरियाज हैं, उनका प्रोविज़न किया गया था। यह एक इस तरह का एक आदिवासी क्षेत्र होता है
जो सामान्यतः जो राष्ट्रीय जो उद्यान होते हैं, वन्यजीव अभयारण्य होते हैं, या देश के अन्य जो आरक्षित संरक्षित वनों के मध्य बफर जोन के रूप में काम करते हैं, एक लिंक के रूप में काम करते हैं, या एक गलियारा के कॉरिडोर के रूप में काम करते हैं। और यहाँ कुछ भूखंड ऐसा निजी स्वामित्व को भी देखने को मिलता है, लेकिन कहीं न कहीं जो एक सामुदायिक भावना होती है, समाज के लोगों की सहभागिता के साथ जो प्रोटेक्शन की बात की जाती है, संरक्षण की कंजर्वेशन की बात जो की जाती है, उसी अवधारणा के आधार पर इनकी स्थापना 2002 के अधिनियम के अंदर इसका प्रावधान किया गया था। इनको संरक्षण क्षेत्र में नामित किया जाता है। ये वो एक तरह से निर्जन पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसका जो अथॉरिटी होती है या जो अधिकार होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है, परंतु समुदाय द्वारा इनको अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने निर्वाह के लिए यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो परमिटेड होती हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार स्थानीय समुदाय के साथ परामर्श करने के पश्चात किसी भी क्षेत्र को सामुदायिक या संरक्षण रिजर्व घोषित कर सकती है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत के अंदर 125 सामुदायिक रिजर्व हैं, जबकि अगर सबसे ज़्यादा संख्या की बात करें तो मेघालय के अंदर जो सामुदायिक जो रिजर्व हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व या जैव आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल पूछे भी जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की जो संकल्पना है वो सबसे पहले यूनेस्को के द्वारा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। तो उनके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो नाम है वो दिया गया, जिसमें हम जो लैंड के ऊपर या वाटर के ऊपर या जो कोस्टल जो एरियाज होते हैं, यानी स्थलीय, समुद्री और तटीय क्षेत्रों के ऊपर को जो इकोसिस्टम होता है, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, उन सबको यहाँ पे शामिल करते हैं। यहाँ बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण प्रदान करना, उसमें जो ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, उसको रोकने के लिए 1986 के अंदर, 1986 के अंदर राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम आरंभ किया भारत के अंदर। ये आपसे पूछा जाता है कब बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत की गई। ये एक बहुउद्देशीय क्षेत्र होता है, जैसे हमने पहले भी कहा कि स्थलीय है, जलीय है, तटीय है, वहाँ की जो जैव विविधता है उसको संरक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। इनके उद्देश्यों को हमने जैसे डिफाइन भी किया है कि इन क्षेत्रों में जैव विविधता का स्वस्थान है, यानी उसी स्थान पर संरक्षण प्रदान करना, निकट वाली जनसंख्या के सतत और टिकाऊ आर्थिक विकास में योगदान करना, यानी आसपास का जो एरिया है उसका भी विकास होना चाहिए पारिस्थितिक दृष्टिकोण से, इकोनॉमिकली। और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, एनवायरमेंट एजुकेशन की बात करें, ट्रेनिंग की बात करें, जिससे कि इन प्रोटेक्टेड एरियाज को प्रोटेक्शन मिल सके, उनको प्रोत्साहन मिल सके। रिसर्च की बात कर रहे हैं, उसको प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी की बात की, या दीर्घकालीन जो पारिस्थितिकी अध्ययन के लिए भी यहाँ प्रोत्साहन करने का इस जो प्रोग्राम जो राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम चलाया गया था उनके उद्देश्यों के अंदर ये सब चीज़ें शामिल हैं। बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षण के लिए यूनेस्को के अनुसार इसको हमने 3 भागों में इसका विभाजित करके इसका अध्ययन किया जाता है। एक एरिया जो होता है वो कोर एरिया होता है, बफर एरिया होता है, और एक संक्रमण जो क्षेत्र होता है वो उसको भी यहाँ पे हम शामिल करते हैं। अब यहाँ ये जो 3 भागों में हमने, यानी कोर एरिया, बफर एरिया, ट्रांजिशन जो जोन होता है, सबसे केंद्र के अंदर जो होगा वो कोर एरिया होगा। बाद में जिन चीज़ों को हम शामिल करते हैं, जैसे कि हमने ये जो एरिया होगा वो कोर एरिया होगा। इसके बाद जो एरिया आएगा वो आपका बफर एरिया आएगा, और सबसे जो बाद में यहाँ पे जो एरिया होगा उसको हम ट्रांजिशन जोन या संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ संक्रमण क्षेत्र की जो बात हमने की, तो इन संक्रमण क्षेत्रों के लिए एक जो इनको अगर हम डिफाइन करें, 1976 में यूनेस्को की एक टास्क फोर्स ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को 3 मंडलों में, जैसा कि हमने बताया, कोर, बफर और ट्रांजिशन जो जोन होता है। अब यहाँ जो एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ अंतर क्या होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो कोर एरिया होता है, जिसे केंद्रीय भाग भी कहते हैं, जिसको नेचुरल रिजर्व एरिया भी कहते हैं, यहाँ पर मानवीय अधिवास नहीं होते हैं। पूर्णतः जैव विविधता संरक्षण को हेतु इसको वैधानिकता या इसको लीगलाइज किया जाता है। यहाँ मानवीय जो गतिविधियाँ होती हैं, जो कोर एरिया होता है
पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं। पर्यावरण अनुकूल अनुसंधान और उस रिसर्च यानी वहाँ पर इस इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए अगर कोई रिसर्च वर्क किया जाता है तो उसको कोर एरिया के अंदर परमिशन दी जाती है। जब बफर एरिया की बात करते हैं, प्रबंधन जो इसका मैनेजमेंट होता है वो प्रशासनिक अधिकारियों के पास होता है। उनके लिए जो उन कार्यों को जो कोर क्षेत्र में संरक्षण से संबंधित होते हैं, जैसे जिनको वो एक्टिविटीज़ जिनके द्वारा कोर एरिया के संरक्षण को प्रोत्साहन मिल सके, जैसे पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध कार्य या पर्यटन आमोद प्रमोद, यानी उन गतिविधियों को संचालित करने के साथ साथ कि जो कोर एरिया है उसको संरक्षण भी प्रदान किया जा सके, तो उस तरह की गतिविधियां यहाँ पर परमिटेड होती है। जबकि संक्रमण जो क्षेत्र होता है, जो सबसे भारी क्षेत्र होता है, वो इसके अंदर मैनेजमेंट जो है वो स्थानीय लोगों की भी इसमें सहभागिता होती है। यहाँ पर कुछ स्थिति में एग्रो फॉरेस्ट्री की जो गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिलती है। कुछ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पर परमिटेड होती हैं। अब यहाँ अगर भारत की हम बात कर रहे हैं तो भारत में प्रेजेंट अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो भारत के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 11 को यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर शामिल किया गया है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, कितने एरिया को यूनेस्को के जो बायोस्फीयर जो मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है उसके अंदर उसको शामिल किया गया है। तो 11 ऐसे आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको उसके अंदर MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर वर्ल्ड ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत उनको शामिल किया गया है। अब यहाँ हम इन बायोस्फीयर रिजर्व की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने इस नक्शे के अंदर आपको दिखाया है कि ये हमारे जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जो विभिन्न स्टेट्स के अंदर, जैसे नंदा देवी आपने देख लिया, नौकेक, मानस, डिब्रूस, सलाखाव, देहांग देवांग, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, काजीरंगा, पंचमारी, अगस्ता मलाई, ये जो सबसे नए जो लेटेस्ट वाले जो हैं, अचानक मारा, अमरकंटक, कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, शेषाचलम और पन्ना। तो ये जो नेशनल पार्क है जो विभिन्न स्टेट्स के अंदर आपको देखने को, बायोस्फीयर रिजर्व जो विभिन्न स्टेट्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप नक्शे में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें आप अच्छे से, जैसे 15 नंबर पे हमने 15 पे कच्छ को ले रखा है, 7 नंबर पे हमने गल्फ ऑफ मन्नार को ले रखा है, ये आपका अंडमान निकोबार के अंदर हमने 9th नंबर पे ग्रेट निकोबार को लिया है। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट है। ये जो नए वाले जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको हमने यहाँ रेड उससे दिखाया है, 17, 16, 15, 18, 14, तो जैसे अचानक मार वाला जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर एक तरह से MP और छत्तीसगढ़ की जो बाउंड्री है वहाँ देखने को मिलता है। कच्छ गुजरात के अंदर है। कोल्ड डेजर्ट की स्थिति जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और शेषाचलम जो है इसकी स्थिति आप यहाँ देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये पन्ना वाला जो MP के अंदर है, तो ये न्यूएस्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ इसको हमने शामिल किया है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिसको हमने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर शामिल किया है, तो उनको अगर हम देखें तो एक एक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ लेना चाहेंगे कि जो पंचमंडी जो बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि MP के अंदर है, उसको 2009 के अंदर इसके अंदर MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर शामिल किया गया। यह जो बायोस्फीयर रिजर्व है, अगर यहाँ बात करें तो गिलहरी के संरक्षण के लिए इसका विशेष महत्व है। कच्छ का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको भी जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर शामिल किया गया है। ये कच्छ वाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि भारत का सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो कच्छ वाला जो है उसको हमने यहाँ शामिल किया है। नीलगिरी की बात करें तो ये नीलगिरी जो है तमिलनाडु और कर्नाटका की बाउंड्री के ऊपर स्थित है, पश्चिमी घाट के अंदर इसकी स्थिति है। इसको भी हमने यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर शामिल किया 2000 के अंदर। और यह जो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये जो है
जिसको हमने यहाँ 8 पॉइंट से आपको यहाँ दिखाया है नीलगिरी। और जैसे मैंने आपसे कहा, कर्नाटका और तमिलनाडु की जो बाउंड्री है वहाँ ये देखने को मिलता है। ये वाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसकी कुछ विशेषताओं की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज हैं, जो यहाँ एक दूसरे से, जैसे कि वायनाड, नागरहोल, साइलेंट वैली, सुरवानी हिल्स, बांदीपुर, मधुमलाई, ये सब जो अभ्यारण्य और नेशनल पार्क हैं, ये सारे इस नीलगिरी वाला जो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वहाँ ये देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये पूंछ वाले शेर भारत का प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र के रूप में इसको शामिल किया गया था। तो ये जो नीलगिरी है भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी इसकी विशिष्ट पहचान है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगस्त्यमलाई की, हमने बात करी जो तमिलनाडु और केरला की जो बाउंड्री है, यहाँ पे अगस्त्यमलाई 13 नंबर पे है। और ये जो अगस्त्यमलाई जो है इसको भी यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम के अंदर 2016 में 16 के अंदर शामिल किया गया था। और यह जो सेंदून, पेम्पारा, नैयार, कलाकड़ बाघ रिजर्व जो क्षेत्र हैं वो इसी एरिया के अंदर शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो नंदा देवी जो नेशनल पार्क है, जिसकी स्थिति हिमाचल प्रदेश के अंदर है, इसको भी हमने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर प्रोग्राम के अंदर शामिल किया है। यहाँ पे भी बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, वो इसी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं। डिब्रू सोखोवा उसमें नहीं है ये, लेकिन डिब्रू सोखोवा जो कि आसाम के अंदर है, ये भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसकी विशिष्ट पहचान है। नोक्रेक जो है, जो गारो हिल्स के अंदर है, ये जो मेघालय के अंदर इसकी स्थिति है, इसको भी हमने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर यूनेस्को के उसने शामिल किया है। सुंदरबन वाला जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, इसको भी हमने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर शामिल किया, जैसा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। सिमलीपाल जो उड़ीसा के अंदर है, इसको भी हमने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जहाँ भी रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। अचानक मारा अमरकंटक, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे है, इसको भी हमने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर शामिल किया गया है। इसके अलावा जो ग्रेट निकोबार, जो अंडमान निकोबार के अंदर जो बायोस्फीयर रिजर्व है, उसको भी भारत का सबसे दक्षिणतम जैवमंडलीय क्षेत्र है, जलीय घड़ियाल के लिए फेमस है। ये भी एमएबी प्रोग्राम के अंदर इसको शामिल किया गया। और जो तमिलनाडु के अंदर जो मन्नार की जो खाड़ी है, जो कि समुद्री गाय के लिए भारत का सबसे बड़ा जलीय जो जैवमंडलीय क्षेत्र है, उसके रूप में जाना जाता है। तो ये कुल मिला के 11 इस तरह के बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनको कि हमने यूनेस्को के बायोस्फीयर एंड रिजर्व प्रोग्राम के अंदर शामिल किया है। तो आज की वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने वन्यजीव अभ्यारण्यों की बात की, हमने राष्ट्रीय जो उद्यान है उनकी हमने यहाँ पर बात की, और जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनकी हमने यहाँ बात की। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट रहेंगी, जिससे कि इन चीज़ों को आप आसानी से लर्न कर सके। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम जो टाइगर रिजर्व हैं, जो एलिफेंट जो रिजर्व हैं भारत के अंदर, उनकी स्थितियाँ क्या हैं, उन सब चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे। लेकिन जो आज की वीडियो के अंदर हमने आपसे जो प्रोटेक्टेड एरियाज की बात की है, उन प्रोटेक्टेड एरियाज को आप एक बार मैप में जाके, एटलस में जाके उनको ज़रूर सर्च कीजिए, जिससे कि उनकी वास्तविक जो विभिन्न जो राज्यों के अंदर जो स्थितियां हैं, या जब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क भी उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो और कौन कौन से नेशनल पार्क कौन से स्टेट के अंदर है, वहाँ पर किस तरह के जो जीव हैं जिनको वहाँ पे संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, उन सब चीज़ों का अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं। साथ ही आप लोग भी एक होमवर्क की तरह उनको वहाँ जाके सर्च करें, तो आपके लिए निश्चित रूप से बेनिफिशियल होगा। धन्यवाद।